नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे आतंकवाद और जम्मू कश्मीर, कानून निर्माण प्रक्रिया सुधार में न्यायपालिका की भूमिका, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, नक्सल प्रभावित इलाकों में शासन का कैंप मॉडल, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन तथा जातिगत जनगणना पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आलेख आपके समक्ष हैं। इन्हें पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं आतंकवाद और जम्मू कश्मीर पर। हाल ही में सरकारी रिपोर्टों के अनुसार जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विदेशी आतंकवादियों की संख्या बढ़ती देखी गई है। विशेष रूप से उत्तरी कश्मीर में स्थानीय आतंकवादियों की तुलना में विदेशी आतंकवादियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है और इसमें बारामूला, बांदीपुर और कुपवाड़ा जिले सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार उत्तरी कश्मीर में 40 से 50 विदेशी आतंकवादियों की उपस्थिति है और इसकी तुलना में मात्र 11 ही क्षेत्रीय आतंकवादी हैं। पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर की तुलना में उत्तरी कश्मीर में आतंकवादी कृत्यों में वृद्धि देखी गई है। सूत्रों के अनुसार विदेशी आतंकवादियों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा आदि समूहों से है और सुरक्षा एजेंसियों ने भी इसके संदर्भ में चेतावनी जारी की है। आपको ये ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि वर्तमान में आतंकवादियों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वह अफगानिस्तान के संकट के चलते नहीं है। हालांकि भविष्य में इसके चलते समस्या पैदा हो सकती है, जिसमें सीमा पार आतंकवाद की भूमिका को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान की समस्याओं के चलते ही हमें भविष्य में आतंकी गतिविधियों को काफी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और इसके निवारण के लिए कार्य किया जाना अभी से शुरू करना होगा। इस पृष्ठभूमि में ही हम आतंकवाद के संदर्भ में कुछ मूलभूत बातों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का शिकार देश रहा है। जब हम बात करते हैं आतंकवाद शब्द की, तो यह एक ऐसा शब्द है जो नियमित रूप से समाचारों में देखा जाता है। हालांकि यह एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं और अवधारणाओं को शामिल किया जाता है। विशेष रूप से भारत के लिए तो यह काफी संवेदनशीलता रखता है, क्योंकि भारत लंबे समय से इस प्रकार की आतंकी कृत्यों का शिकार रहा है। हालांकि लंबे समय से आतंकवाद की पृष्ठभूमि बने रहने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा का अभाव है और विविध प्रकार के लोग और संगठन आतंकवाद की अपनी अपनी परिभाषा लेकर सामने आते हैं। इसमें विविध प्रकार के विरोधाभास भी देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए वही व्यक्ति एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी देखा जा सकता है। आमतौर पर आतंकवाद शब्द में ऐसी आपराधिक हिंसक गतिविधियों को इंगित किया जाता है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह या किसी संगठन के द्वारा आम जनता के बीच आतंक दहशत फैलाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जनता और सरकार को संदेश भेजने के लिए विविध प्रकार की हिंसक गतिविधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें जो व्यक्ति आतंक के शिकार होते हैं, वास्तव में आतंकवादियों के द्वारा केवल उन्हीं लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है, अपितु उनके द्वारा एक प्रकार से जनता और सरकार को कड़ा संदेश भेजने के लिए आतंकी गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर वे हिंसक कृत्य करते हैं और इसकी जिम्मेदारी लेने के बाद लोगों को अपनी शक्ति और क्षमताओं के बारे में बताने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से लोगों को आतंकित करने का प्रयास किया जाता है। हम इसके संदर्भ में विविध प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों का उदाहरण भी देख सकते हैं, जो मुख्य रूप से लोगों में भय पैदा करने के लिए, अपने लक्ष्यों या कारणों का प्रचार प्रसार करने के लिए और लोगों को यह समझाने के लिए कि सरकार उनके खिलाफ शक्तिहीन है, इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता है।
समय समय पर हम इस प्रकार की गतिविधियों के उदाहरण देखते भी हैं, जिसमें आतंकवादियों के द्वारा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जाने के लिए आतंकवादी समूहों के द्वारा हत्याएं की जाती हैं, सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट किए जाते हैं, आत्मघाती हमले किए जाते हैं, अपहरण किए जाते हैं, जबरन वसूली होती है, सार्वजनिक संपत्ति या बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है और इसमें समय समय पर अपहरण और वर्तमान में विविध प्रकार के साइबर हमले भी देखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम आतंकवादी गतिविधियों में विविध प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, जिसके तहत आतंकवादियों के द्वारा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने का प्रयास किया जाता है, आतंकवादियों द्वारा विविध प्रकार के रासायनिक, जैविक, परमाणु हथियारों में शामिल होने का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ इसके आधार पर अनेक राजनीतिक आतंकवादी समूह तो किसी देश की स्थापित सरकार को गिराने के लिए लोगों के समूह के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं, एक देश से अलग होने की बात कर सकते हैं या फिर वे दूसरे देश के गठन की बात करने के साथ ही सरकार में हिस्से को मांगने के संदर्भ में भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से इसका कई बार हमें अलगाववादी चेहरा नजर आता है और कई बार ये पृथकतावाद के साथ ही स्वायत्तवाद के रूप में भी दिखाई दे सकता है। हाल के समय में जिस प्रकार से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा है, उसकी पृष्ठभूमि में तो इसे काफी गंभीर माना जा रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि आतंकवादी समूहों के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अवैध रूप से धन कमाने का प्रयास किया जाता है और इसी के चलते कई बार संगठित अपराधों के साथ इनका संबंध होता है, जिसके चलते संगठित अपराध से संबंधित कई समूहों को भी आतंकवादी समूह माना जाता है। आपको इसके संदर्भ में विविध प्रकार के आतंकवाद के प्रकारों को भी समझने की आवश्यकता है। इसमें पहला डिसेंट टेररिज्म होता है, जिसमें मतांतर के आधार पर आतंकवादी कृत्यों के उदाहरणों को हम देख सकते हैं। इसमें ऐसे समूहों की उपलब्धता देखी जाती है जो किसी देश की सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसमें श्रीलंका का लिट्टे आतंकवादी समूह सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा भारत में हम वामपंथी या दक्षिणपंथी प्रकार के आतंकवाद को भी देख रहे हैं, जिसमें वैचारिक झुकाव के आधार पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। इसमें आप वामपंथी उग्रवाद आदि का उदाहरण दे सकते हैं। कुछ अर्थों में इसमें नक्सलवाद आदि को भी शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से हम इसमें धार्मिक आतंकवाद का उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित आतंकी समूहों के द्वारा धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया जाता है, जिसमें इस्लामिक स्टेट आदि का उदाहरण दिया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में हम विविध प्रकार के संगठित अपराधों के साथ जिस प्रकार से इसका जुड़ाव देख रहे हैं, इसके चलते आपराधिक आतंकवाद भी देखा जाता है, जिसमें आपराधिक लाभ के लिए आतंकवादी समूहों में लिप्त होने वाले आतंकवादी समूह देखे जाते हैं। हम आतंकवाद को वर्तमान में विविध प्रकार के कार्य संचालन के तरीकों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें साइबर क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में साइबर आतंकवाद का उदाहरण दिया जा सकता है। जैविक हथियारों या परमाणु हथियार को प्राप्त करने के संदर्भ में हम जैव आतंकवाद का भी उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि भारत जैसे देश एक विशेष प्रकार की आतंकवाद की श्रेणी से पीड़ित हैं, जिसे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर सीमा पार आतंकवाद के रूप में जानते हैं। सीमा पार आतंकवाद तब देखा जाता है जब एक देश की धरती का प्रयोग सीमा पार अपने पड़ोसी देश के खिलाफ आतंक पैदा करने या आतंक में लिप्त होने के लिए किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत ही है, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के रूप में सीमा पार आतंकवाद की भूमिका सबसे ज्यादा देखी जाती है। इस प्रकार के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के संदर्भ में विशेष रूप से पाकिस्तान के संदर्भ में बहुत सारे कारक हैं जिसको समझे जाने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि दक्षिण एशिया में विशेष रूप से पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के साथ हमारी जिस प्रकार की सीमाएं हैं वह मानव निर्मित सीमाएं हैं और इस प्रकार की सीमाएं हैं जो प्राकृतिक रूप से संरक्षित नहीं है। इसी के चलते कठिन भूभागों के चलते भौतिक रूप से सीमाओं को तारबद्ध या सील नहीं किया जा सकता है और इसी का फायदा आतंकवादी समूहों के द्वारा उठाया जाता है, जो दूसरे देश में विभिन्न माध्यमों से घुसपैठ करके या सीमा पार आतंकवाद को
बढ़ावा दे देते हैं। पाकिस्तान के द्वारा मुख्य रूप से 1970 और उसके बाद से एक प्रकार के प्रॉक्सी वॉर को भी आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान द्वारा 1947 के बाद विभिन्न युद्धों में पराजित होने के पश्चात भारत को अप्रत्यक्ष रूप से हराने की रणनीति अपनाई गई है, जिसके तहत पाकिस्तान भारत में अलगाववादी समूहों को समर्थन देता है और उनको पाकिस्तान के द्वारा वित्तीय सहायता, हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस प्रकार से गैर राज्य अभिकर्ताओं को समर्थन देकर देश को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। कई बार हम आतंकवाद के संदर्भ में आंतरिक समर्थन को भी देखते हैं, जिसके तहत आतंकवादी अलग अलग कारणों के चलते स्थानीय आबादी का समर्थन पा सकते हैं। इसमें वैचारिक कारण हो सकता है, जातीय आत्मीयता हो सकती है, भय हो सकता है या फिर मौद्रिक लालच के चलते भी इस प्रकार का समर्थन देखा जा सकता है। हमें इसमें भ्रष्टाचार के एंगल को भी देखना होगा, जिसमें कई बार भ्रष्ट अधिकारियों आदि के द्वारा मौद्रिक लालच आदि के चलते भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद को निवारित किए जाने के संदर्भ में हमें ये समझना होगा कि भारत द्वारा 1960 के दशक में ही गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के माध्यम से इसको रोकने का प्रयास किया गया था और इसको विभिन्न अवसरों पर संशोधित भी किया गया है, जैसे कि इसे 2019 में संशोधित करने का प्रयास किया गया था। इसके बावजूद हम आतंकवाद को, विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद के विभिन्न उदाहरणों को देख सकते हैं। भारत को कश्मीर, पूर्वोत्तर के साथ ही पंजाब में अलगाववादी शक्तियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत को मध्य भारत, पूर्व मध्य और दक्षिण मध्य भारत में वामपंथी, चरमपंथी समूहों से आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। इसी के चलते भारत दुनिया में आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से है, जिसकी पुष्टि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा की जाती है, जिसके अनुसार भारत 2018 में 7वां सबसे अधिक प्रभावित देश था और उसके द्वारा यह बताया गया कि किस प्रकार से 2001 से 2018 तक भारत में आतंकी हमलों में 8000 से अधिक लोग मारे गए हैं। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता है। इसमें आप वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 का भी संदर्भ दे सकते हैं, जो आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश के मामले में भारत को 7वें स्थान पर रखता है। आतंकवाद से पीड़ित होने के चलते ही भारत द्वारा इससे निपटने के संदर्भ में विविध प्रकार के संस्थागत प्रयासों को किया गया है। इसमें मुंबई पर 26/11 के हमलों के बाद सरकार ने एक नवीन जांच एजेंसी का गठन किया, जिसे हम राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के रूप में जानते हैं। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 90 के दशक से ही आतंकवाद का मुकाबला किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन यानी CCIT कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म नाम के वैश्विक अंतर सरकारी सम्मेलन को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से मुख्य रूप से सरकार का यह प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा को अपनाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के आधार पर जिस प्रकार का अंतर किया जाता है उसे रोकने का भी प्रयास किया जा सके। इसके अलावा भारत काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के संदर्भ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का भी सदस्य है, जो आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए भी वैश्विक मानकों को स्थापित करने की दिशा में कार्य करता है। इसके अलावा भारत ने खुफिया एजेंसियों के एक नेटवर्क को स्थापित किया है, जिसमें आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB आदि का उदाहरण दे सकते हैं, जो देश के बाहर और अंदर दोनों ही जगह आतंकवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत में नेट ग्रिड यानी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी है, जो भारत सरकार की सूचना एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है, ताकि इस प्रकार की खुफिया जानकारी को एक जगह प्राप्त किया जा सके और इसके आधार पर खुफिया एजेंसियों द्वारा समयबद्ध आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। भारत द्वारा अर्धसैनिक बलों के रूप में NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का भी गठन किया गया है, जो मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम आतंकवाद के संदर्भ में विविध प्रकार के संस्थागत और विधिक प्रयासों को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के संदर्भ में इनके द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे कानून निर्माण प्रक्रिया सुधार में न्यायपालिका की भूमिका पर। न्यायपालिका की भूमिका के साथ ही इसमें हम विशेष रूप से कानून निर्माण प्रक्रिया सुधार में संसदीय उत्तरदायित्व की भी बात करेंगे, जिस पर हमारे द्वारा 13 अगस्त 2021 और 18 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। भारत में संसद द्वारा कानून निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में वर्तमान में हम अनेक प्रकार के व्यवधानों को देख रहे हैं। इस प्रकार के व्यवधान विशेष रूप से हमें विधायिका में नजर आ रहे हैं। यदि हम राज व्यवस्था के मूल सिद्धांत की बात करें, तो जब हम बात करते हैं किसी भी देश की राज व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, तो इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विधायिका के द्वारा जहां कानूनों को बनाने के माध्यम से कार्य किया जाता है, जिसके तहत भारत में संसद के द्वारा ये केंद्रीय स्तर पर कार्य किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सरकारों के द्वारा इन कानूनों को लागू किए जाने के संदर्भ में कार्य किया जाता है। वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के द्वारा इन कानूनों की व्याख्या की जाती है और इसके संदर्भ में भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से संसद प्रक्रिया में होने वाले व्यवधानों और शोरगुल के चलते किसी भी विधेयक पर पूर्ण रूप से परिचर्चा नहीं हो पा रही है। व्यापक परिचर्चा न होने के चलते अनेक बार बिलों को वाद विवाद के बिना ही पारित कर दिया जाता है, जिससे कानूनों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भी इस तथ्य को इंगित किया गया था और अनेक विद्वानों का ये कहना है कि इसके संदर्भ में न्यायपालिका को अब सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में न्यायपालिका अनेक सुझावों के आधार पर कार्य कर सकती है। मुख्य रूप से न्यायपालिका को बिलों को पारित किए जाने के संदर्भ में उसकी मूल भावना के आधार पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर ही कानूनों की संवैधानिकता का निर्णय लिया जा सकता है। अनेक बार इसके संदर्भ में यह आलोचना देखी जाती है कि किस प्रकार से विधेयकों को पारित किए जाने के संदर्भ में जो संविधान द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उस प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना ही अनेक बिलों को पारित कर दिया जाता है। जैसे कि कृषि बिलों को पारित किए जाने के संदर्भ में यह आरोप लगाया गया कि किस प्रकार से उन्हें राज्यसभा में वॉइस मत के आधार पर पारित किया गया, जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 इस बात की विवेचना करता है कि यदि किसी भी प्रकार का विरोध देखा जाता है तो संसद में निर्णय मतों के आधार पर किया जाना चाहिए। वॉइस मत के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष रूप से समर्थन में और प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष में मतों का निर्धारण नहीं हो पाता है, जिसके चलते समस्या हो सकती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि कृषि बिलों का राज्यसभा में व्यापक विरोध किया गया था। इसी के चलते राज्यसभा में अनेक दलों द्वारा इस बात की मांग की गई थी कि कृषि बिलों को पारित किए जाने के संदर्भ में वॉइस मत के स्थान पर सुनिश्चित मत विभाजन कराया जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं कराया गया और इसी आधार पर कृषि बिलों को पारित किए जाने के संदर्भ में इसकी आलोचना की जाती है। इसी तरीके से हम हाल में अनेक विधेयकों को मनी बिल के आधार पर प्रस्तुत किए जाने का भी उदाहरण देख रहे हैं। हालांकि इसमें यह देखा जाता है कि अनेक बिलों को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत जरूर किया जाता है, किंतु मनी बिल की परिभाषा जो संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार दी गई है, उसमें उस प्रकार के प्रावधान नहीं देखे जाते हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार किसी बिल को मनी बिल तब कहा जा सकता है जब उसमें किसी कर को लगाए जाने से संबंधित प्रावधान हो, जब उसमें सरकार द्वारा उधार लिए जाने या उसका विनियमन किए जाने से संबंधित प्रावधान हो, या फिर उसके माध्यम से संचित निधि से धन को निकाले जाने आदि का विनियमन किया जा रहा हो। हालांकि कई बार ऐसे उदाहरण देखे गए हैं कि ऐसे बिलों को मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं। आधार बिल को पारित किए जाने के संदर्भ में जो विवाद देखा जाता है वो इसी प्रकार का विवाद है जिसका संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि विद्वानों का कहना है कि न्यायपालिका द्वारा यदि इस आधार पर संज्ञान लिया जाना चाहिए तो वह निर्णयन समयबद्ध आधार पर ही किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हाल के समय में अध्यादेशों के प्रश्न पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, जिसका न्यायपालिका द्वारा संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत न्यायपालिका
प्रस्तुत किए जाने वाले अध्यादेश की आवश्यकता और उद्देश्य पर प्रश्न कर सकता है। हमें ध्यान रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 123 और संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार जब त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार की त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। हालांकि हाल में जिस प्रकार से अनेक अध्यादेश जारी किए गए हैं, उनकी आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि संविधान के अनुच्छेद 123 और 213 में जो हम त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, कई बार यह आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है और बिना जरूरत के ही, बिना आवश्यकता और उद्देश्य के ही अध्यादेशों को पारित कर दिया जाता है। इसके तहत कई बार सरकार संसदीय सत्र को बुलाने से भी बचती है, जिसको संसदीय उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से पालन न किए जाने के संदर्भ में देखा जा सकता है। यही कारण है कि हमें इसके संदर्भ में उन उदाहरणों को याद में रखे जाने की जरूरत है जिसके संदर्भ में न्यायपालिका के द्वारा सकारात्मक कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि इसके तहत विद्वानों का ऐसा कहना है कि इसके माध्यम से न केवल मूल अधिकारों की रक्षा किए जाने के संदर्भ में सकारात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, साथ ही साथ भारत में यह लोकतांत्रिक भावना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी बेहतर ढंग से स्थापित कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के बारे में। भारत द्वारा जल्द ही रूस के साथ एक द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौते, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद की गई है। भारत द्वारा यूनाइटेड किंगडम के साथ भी इस प्रकार का समझौता किया जाना प्रस्तावित है, जो निकट भविष्य में किया जा सकता है। हमें इसके संदर्भ में यह याद रखना होगा कि भारत द्वारा हाल के वर्षों में कई देशों के साथ इस प्रकार का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्वानों का ऐसा कहना है कि भारत द्वारा अमेरिका के साथ 2016 में जो इसके संदर्भ में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट समझौता किया गया था, वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए जाने के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और उसके बाद ही भारत ने कई देशों के साथ इस प्रकार के लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मूल रूप से जब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक समझौते की, तो लॉजिस्टिक समझौता एक ऐसा समझौता होता है जो सैन्य क्षेत्र में एक देश द्वारा दूसरे देश की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच संभव हो पाती है, जिससे विशेष रूप से नौसेना को काफी लाभ होता है। इसको हिंदी में रसद समझौता भी कहा जाता है, जिससे नौसेना के परिचालन बदलाव में सुधार हो सकता है और विशेष रूप से उच्च समुद्रों पर अंतर संचालनीयता बढ़ सकती है। हमें इस परिचर्चा में लिमोआ के बारे में विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का भारत विशिष्ट संस्करण है, जिसे अमेरिका के द्वारा कई देशों के साथ सैन्य सहयोग के अंतर्गत किया जाता है। मुख्य रूप से लिमोआ के द्वारा भारत और अमेरिका ईंधन भरने और पुनः पूर्ति के उद्देश्य से दोनों की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं और इसी प्रकार का सहयोग भारत द्वारा अब रूस के द्वारा भी किया गया है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, जिसे हिंदी में रसद समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान कहा जा सकता है। मूल रूप से यह एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत और रूस को आपूर्ति और ईंधन के लिए एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगी और इसके माध्यम से भारतीय सेना को रूसी समर्थन प्राप्त हो सकता है। यदि हम इसके लाभों के बारे में बात करें तो भारतीय नौसेना के संदर्भ में यह काफी फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि भारत के पास बड़ी संख्या में रूसी मूल के जहाज हैं, जिन्हें आपूर्ति हासिल किए जाने के संदर्भ में, ईंधन भरने के संदर्भ में रूसी बंदरगाहों की पहुंच प्राप्त होगी। साथ ही साथ यदि भारत और रूस परस्पर सैन्य अभ्यास करते हैं तब भी यह काफी फायदेमंद होगा और वायुसेना को भी इसी उद्देश्य के लिए विमान तैनाती करने में भी आसानी हो सकती है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि इसके माध्यम से रूस द्वारा भी भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक अपनी पहुंच को सक्षम बना सकता है। हाल के वर्षों में भारत जिस प्रकार से रूस के साथ अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है, उसमें मुख्य रूप से साइबेरिया क्षेत्र की और आर्कटिक क्षेत्र की सबसे
सबसे ज्यादा महत्ता देखी जा सकती है। इस समझौते के माध्यम से भारत ये आशा कर रहा है कि उत्तरी सागर के क्षेत्र में, जिसमें हम आर्कटिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर भारत को ऊर्जा संसाधनों तक पहुंच स्थापित होगी। और रूस ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि भारत विशाल आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों का दोहन करने के संदर्भ में कार्य कर सकता है। इस प्रकार से यह समझौता भारत को आर्कटिक में पहुंच प्रदान करेगा, जो आगे चलकर भारत की क्षमताओं को और बढ़ा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें हम बात करेंगे नक्सल प्रभावित इलाकों में शासन के कैंप मॉडल की। पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बस्तर क्षेत्र में 7 आदिवासी बहुल जिलों, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, जगदलपुर, बस्तर आदि का क्षेत्र शामिल है, वहां पर एक विशेष प्रकार के एकीकृत विकास शिविर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन इन जिलों में दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के लिए विशेष शिविरों की स्थापना करता है और उनको इस बात के लिए आमंत्रित किया जाता है कि वे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। चूंकि यह क्षेत्र नक्सलवादियों से प्रभावित क्षेत्र है, इसी के चलते इस प्रकार के विकास शिविरों को रक्षा बलों के साथ ही स्थापित किया जाता है, जिसके तहत सबसे पहले सुरक्षा बल इस क्षेत्र में तैनात, जैसे कि सीआरपीएफ के द्वारा विशेष क्षेत्र या गांव को सैनिटाइज किया जाता है, जिसके तहत उन्हें नक्सलियों से मुक्त किया जाता है और साथ ही साथ पड़ोस के कई गांवों तक भी सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद वहां पे एक सुरक्षा शिविर लगाया जाता है और इस सुरक्षा शिविर के साथ ही एक सुविधा शिविर की भी स्थापना की जाती है। इस प्रकार के सुविधा शिविर में ग्रामीणों को आने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि वह ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन और भोजन की सुविधा भी प्रदान कर रही है। इसको एक प्रकार के द्वार के शासन मॉडल के रूप में हम देख सकते हैं, जिसको पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों द्वारा भी अपनाया गया है। इसमें सुरक्षा पहलू के अलावा आंतरिक क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। इसके चलते इन शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी बल दिया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के अलावा इस प्रकार के विकास शिविरों के अतिरिक्त सुकमा जिले के छिंदगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण देकर स्थानीय पूना नारकोम अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आदिवासी युवाओं को राज्य पुलिस बल में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि एक समय ऐसा होता था जब बस्तर के युवा नक्सलियों के डर से सुरक्षा बलों में भर्ती नहीं होते थे, किंतु अब सरकार ने इन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया है और इसमें पूना नारकोम अभियान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 में दिए गए कुछ अन्य एडिटोरियल्स की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और पॉलिटी से है। इसमें सबसे पहला जो एडिटोरियल है वह मूल रूप से संबंधित है जातिगत जनगणना से। जातिगत जनगणना का जो प्रश्न है वह काफी लंबे समय से चर्चा में रहा है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा भी इसके संदर्भ में मांग की गई और इस बात को जाहिर किया गया कि जो आने वाली जनगणना है उसमें जातिगत आधार पर जनगणना को कराया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत के प्रधानमंत्री से भी बैठक की गई है। हालांकि भारत में जातिगत जनगणना को कराए जाने के संदर्भ में कई सारी आशंकाएं भी हैं। आशंकाकर्ताओं का ये कहना है कि इसके माध्यम से भारत में जाति संबंधी विभेद बढ़ सकता है, भारत का जाति के आधार पर विभाजन हो सकता है और इसीलिए इस प्रकार की जनगणना को कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि शासन के दृष्टिकोण से यदि सरकार बेहतर डाटा प्राप्त करना चाहती है, विशेष रूप से ओबीसी के संदर्भ में बेहतर डाटा प्राप्त करना चाहती है, तो इसके लिए जातिगत जनगणना कराई जा सकती है। जातिगत जनगणना पर हम काफी लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारे द्वारा 20 अगस्त 2021 और 25 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। इस एडिटोरियल के अतिरिक्त पेज नंबर 7 पर एक और एडिटोरियल की चर्चा करने हम जा रहे हैं, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। मूल रूप से यह संबंधित है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन से, जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई है।
मुख्य रूप से इसमें आपको ये समझना है कि भारत सरकार यह कोशिश कर रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सके, और यदि हमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है तो इसके लिए आवश्यक है कि अवसंरचना क्षेत्र में कम से कम 111 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा सके। इस निवेश को आगे बढ़ाए जाने के संदर्भ में ही सरकार द्वारा विविध प्रकार की अवसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें गति शक्ति अवसंरचना परियोजना और हाल में ही राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सरकार ये कोशिश कर रही है कि केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में जो निवेश किया जाना है उसमें 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से किया जा सके, और इसी संदर्भ में इसकी महत्ता को समझा जा सकता है। इसमें आप राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की भी चर्चा कर सकते हैं, जिसकी घोषणा 2019-20 के बजट भाषण में की गई थी, और इसके माध्यम से कोशिश की जा रही थी कि जो हम 111 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकें, और इसी संदर्भ में इसकी महत्ता को समझा जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के संदर्भ में हमारे द्वारा 27 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में आतंकवाद व भारत में इससे निपटने से संबंधित विधिक संस्थागत प्रयासों पर चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिलों को पारित किए जाने के संदर्भ में संसदीय व्यवधानों की पृष्ठभूमि में कानून निर्माण प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना कीजिए। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप आतंकवाद का सामान्य परिचय देंगे, और इसके मुख्य भाग में आप जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद को व्याख्यायित करेंगे और साथ ही आतंकवाद और उसके प्रकारों को भी समझाएं। फिर आप भारत में उससे निपटने से संबंधित संस्थागत विधिक प्रयासों की व्याख्या करेंगे, और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप संसदीय व्यवधान का सामान्य परिचय देंगे, और इसके मुख्य भाग में आप कानून निर्माण प्रक्रिया में संसदीय भूमिका को स्पष्ट करेंगे, और इसमें न्यायपालिका आदि की भूमिका की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ हालिया उदाहरण देंगे और अपनी तरफ से कुछ उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।